बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अना यूसुफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। खिदमत के जज्बे से सरशार अल खिदमत हमेशा से आवाम की फलाह के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आती है। ना सिर्फ ज़बरदस्त बल्कि ये वो प्रोजेक्ट होते हैं जिससे आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा होता है। कहीं किसी गरीब की हेल्प पूरी होती है, कहीं किसी का इस कदर भला हो जाता है कि ज़िंदगी में उसने सोचा भी नहीं होता। आज इनके जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बनो काबिल, यानी नौजवानों को इस काबिल बना देता है कि कम से कम वो अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर बहुत अच्छे अंदाज में गुजार सकते हैं। तो ये बनो काबिल प्रोग्राम है क्या, किस तरह से नौजवान इसका हिस्सा बन सकते हैं और किस तरह से इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बनो काबिल किस तरह से नौजवानों को काबिल बनाएगा, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अपने मेहमान का तारुफ मैं कराती चलूँ जी। डायरेक्टर बनो काबिल लाहौर उस्मान अफजल साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। सबसे पहले आपको खिराज तहसीन पेश करना पड़ेगा कि इतना ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के तहत हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी अपना पजीराई भी है और स्टूडेंट्स जो हैं वो जोक दर जोक इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं और अपने आप को रजिस्टर भी करवा रहे हैं। सो हमें ये बता दें, ये बनो काबिल प्रोग्राम बेसिकली है क्या, स्टार्ट कहाँ से लिया, आइडिया क्या था? देखें, पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 25 करोड़ आवाम का मुल्क है जिसके अंदर 67% नौजवान है। नौजवान को हम वो कहते हैं जो कि 30 से 35 साल के दरमियान में है और इतनी बड़ी आबादी हो नौजवानों की। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त तालीम के शोबे में अगर हम जाते हैं तो 3 करोड़ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल कॉलेजेस में जा ही नहीं पाते। 10% वो नौजवान हैं जो कि आला तालीम हासिल यानी कि हासिल कर पाते हैं, इससे उससे ऊपर कोई बच्चा जा ही नहीं पा रहा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर और मुल्क के अंदर आप हालात देखें तो इस वक्त अब जो हमारे प्रॉब्लम चल रहे हैं कि हमारे पास सर मुबादला नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर एक चीज़ समझ में आती है कि यार अगर हमारे पास अगर नौजवान हैं, हमारे पास अगर यूथ है तो हम इस यूथ को यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते। तो ये एक वो आइडिया था जो कि 2022 को शुरू हुआ। एक अब कराची के अंदर हाफिज़ निमर रहमान साहब जो आजकल मीडिया जमात इस्लामी भी हैं, उस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन कराची के वो पैटर्न चीफ थे। उन्होंने 2022 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया इसी आइडिया के तहत कि अगर हम नौजवानों को अगर हम वो स्किल दें, नौजवान जो है वो स्किल जिसके ज़रिए हम नौजवान अपने आप को एम्पावरमेंट में भी आ सकते हैं, जॉब भी हासिल कर सकते हैं, मुल्क के ज़रिए मुबादला में इजाफा भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको इस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। तो ये एक आइडिया शुरू हुआ अपना कराची के अंदर 2022 से। और ये बनो काबिल क्या है, ये एक जुस्तजू है, एक लगन है, एक एफर्ट है कि हम अपने नौजवानों को हुनरमंद बनाएं। तो बनो काबिल के लिए हर नौजवान के लिए दरवाजे खुले हैं जो इसमें शामिल होना चाहता है। इस पे या कोई होते ना SOPs रखे गए होते हैं कि आपकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए, एज इतनी होनी चाहिए। एज तो आपने बता दिया 30 से 35, बट उसमें की फैक्टर क्या क्या रखे गए हैं कि कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ऐसे है कि हमने हमारे जो कोर्सेज हैं ना वो 2 तरह के हैं। पहले मैं कोर्सेज में बताऊंगा, दूसरे पर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से लोग इसमें आ सकते हैं। कुछ हमारे बेसिक कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज जिसके लिए कोई IT स्किल होना ज़रूरी नहीं है। ग्रेट। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि एडवांस कोर्स हैं जिसके में IT स्किल होना ज़रूरी है। बेसिक कोर्सेज के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग है, UI UX डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है, यानी ई-कॉमर्स स्टोर अपना आप बना सकते हैं। बड़े छोटे लेवल के ऊपर अपना वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये हमारे बेसिक कोर्सेज हैं। विंडोज़, एक्सेल, इसकी ट्रेनिंग, ये जो कोर्सेज है ना, ये कोर्सेज हमारे बेसिक कोर्सेज हैं और जिसमें कोई भी रजिस्टर्ड हो सकता है, कोई भी लड़का, कोई लड़की। अच्छा, इसमें मैंने एज मैंने आपको बताई तो है 30-35 साल, लेकिन हमारे पास 18 साल के भी बच्चे आते हैं और 40 साल के भी आते हैं बच्चे। ग्रेट। यानी 40 साल ऊपर भी बाज़ाब आते हैं बच्चे। यानी हम बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे लिए तो वो अपना सब अपना स्टूडेंट्स हैं। फीमेल के अंदर ऐसी फीमेल भी आती हैं जो कि बिल्कुल यंग हैं, जिनके अभी गैर शादीशुदा, ऐसी भी आती हैं जो कि घर वाली हैं, जिनके बच्चे भी हैं, बच्चों समेत आते हैं हमारे पास। जबरदस्त। हमने बाज़ जगहों पे डे केयर सेंटर भी बनाए हैं छोटे छोटे से बच्चे, ताकि वहाँ पर बैठें और उनकी वालदेन जो हैं वो आके अपनी एजुकेशन वहाँ पर मुकम्मल कर सकें। सो हमने लिमिट नहीं रखी, लेकिन हमारा कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ये है कि हम एक एंट्री टेस्ट लेते हैं। एंट्री टेस्ट के बाद हम एक इंटरव्यू सेशन करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि क्या वो स्टूडेंट वो तालीम हासिल कर भी सकता है कि नहीं। सो हम उनकी डायरेक्शन सेट करते हैं कि भाई आप ये कोर्स ना पढ़ें, आप ये वाला कोर्स पढ़ें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सो उसके बाद फिर हम अपनी क्लासेस बनाते हैं और फिर हमारा 4 महीने से लेकर साल तक की ड्यूरेशन के मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। ठीक है, अब कोर्सेज कौन कौन से हैं ये बता दें और इस पर अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है? हमारे पास जो मैं बताया ना कि बेसिक कोर्सेज में डिजिटल मार्केटिंग है,
ई कॉमर्स स्टोर है, शॉपिफाई के ज़रिए आप डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग विद एआई, क्योंकि अब एआई बीच में आ गया हुआ है, तो अब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो सिखाते हैं साथ एआई भी साथ हम उनको और ये सिखाते कितने हैं। महीने का एक कोर्स 4 माह का कोर्स। 4 माह के बाद स्टूडेंट किस स्टेज पे होता है? जी, 4 माह जब गुजर जाते हैं ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट किस स्टेज पे होता है? स्टूडेंट इस स्टेज में आ जाते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट बैच में क्या हुआ कि हमारे जो ई कॉमर्स स्टोर के स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने अपने अपने स्टोर्स बनाए। 70+ स्टोर्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। जो कम से कम ऑर्डर उन्होंने अचीव किया है वो 25,000 है, जबरदस्त, और पर मंथ की बात कर रहा हूँ। जो ज़्यादा ऑर्डर अचीव किया वो 10 लाख है। ग्रेट, अब आप ये देखें कि 4 माह के अंदर, अच्छा इसमें फीमेल ज़्यादा हैं, जबरदस्त, फीमेल्स ने ज़्यादा अच्छे स्टोर चलाए हैं, जिसमें उन्होंने अपने ऑर्गेनिक सोप लेके आए, इस तरह जो कॉस्मेटिक्स होती हैं वो लेके आई, सो उनके स्टोर ज़्यादा चले हैं फीमेल मेल की निस्बत। सो इस तरह से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने जॉब्स मिली हैं, उनको जॉबें भी गए हैं। फिर जो हमारे एडवांस कोर्सेज हैं जिसमें पाइथन है, अच्छा, जिसमें एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, सिंपल और एडवांस है। उससे हमारे पास हम मन स्टैक के ऊपर जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो आईटी के लोग हैं उनको जानते हैं, लेकिन मन स्टैक का जो कोर्स है वो 6 माह का है। इस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स है वो 4 माह से हमारा सिर्फ साल का कोर्स वो चलता है। सो ये वो कोर्सेज जो हम एडवांस कोर्सेज रखे हुए हैं। ठीक है। क्योंकि किस किस शहर में ये सहूलत अवेलेबल है? इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है, अच्छा, पूरे पाकिस्तान में, इवन ग्वादर के अंदर भी है। जी, ग्वादर में, तो अल दिल्ली खिदमत में। हर जगह अपनी खिदमत दे रहा है। जी, इस वक्त हमारे पास 150 से ज़्यादा कैंपसेस हैं, ग्रेट, और जो स्टूडेंट हमारे पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो 13 लाख से ज़्यादा हैं। तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट कर चुके हैं। 87,000 स्टूडेंट्स वो हैं जो ग्रेजुएट हो के किसी न किसी सूरत में अपने लिए और मुल्क के लिए अपना काम कर रहे हैं। और इस तरह मुल्क की मैशियत की जब बात आती है तो मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट तो बहुत ज़बरदस्त इसमें किरदार अदा कर भी रहे हैं और मज़ीद भी कर सकते हैं। अब आप देखें कि मुल्क की मैशियत की सूरत हाल ये है कि हम आईटी में अभी बहुत पीछे हैं। अब आप ये देखें कि हमारा ज़र मुबादला 3.9 बिलियन डॉलर पिछले साल का है, यानी 2025 का मैं बता रहा हूँ मैं, और इंडिया 150 बिलियन से ऊपर है। ठीक, अच्छा, हमारे पास अभी तक जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो सिंपल अभी 0.8 मिलियन है। इंडिया के पास इस वक्त जो है वो तकरीबन 15 मिलियन है। सो मसला ये कि अभी गैप बहुत ज़्यादा है, हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक उनको हम डायरेक्शन नहीं कर सके कि भाई आप इस डायरेक्शन पे आओगे तो आपको बेनिफिट है। सो हमें चाहिए कि हम अपने यूथ को मज़ीद ऐड करें इसके अंदर, और उनके ज़रिए ही से हम अपना, अच्छा इसमें ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल हैं। मतलब आपको फिजिकली जाने की किसी सेंटर में ज़रूरत नहीं है? नहीं, अभी तो हमारे पास अभी फिजिकली जाना पड़ता है। अच्छा, लेकिन आगे हम प्लान कर रहे हैं ऑनलाइन का ठीक भी, है। ताकि कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिनको ऑनलाइन करवाना भी चाहिए। सो लेकिन ये है कि ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त। सो इसलिए ज़रूरत इस समर की है कि हम अपने यूथ को इस तरफ लेके आएँ। ठीक है जी। अच्छा जी, यूथ इस तरफ आ भी रही है और मेरे ख्याल से ये कोर्सेज जो है ना ये आपको बड़ी हेल्प कर देते हैं। अब इसमें वो अफराद जिन्होंने मैट्रिक किया है उनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी इन्हीं कोर्सेज का, इन्हीं सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, बल्कि तो हम उनके लिए स्पेशल कोर्स करते हैं डिज़ाइन। अच्छा, अभी आप देखिए जब ये मैट्रिक के बाद, जब बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद वो फ़ारग होते हैं, हम उनके लिए स्पेशल एक कोर्स करते हैं डिज़ाइन कि 3 माह के अंदर वो, अच्छा मैट्रिक में स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो हमें लगता है कि वो छोटे बच्चे हैं, नहीं, वो बहुत तेज़ होते हैं, जीनियस होते हैं। ये जो जेनजी का जो कॉन्सेप्ट है या वैसे नहीं है, ये बच्चे वो हैं जो कि हमसे ज़्यादा तेज़ हैं। अच्छा, वैसे भी मैं समझता हूँ कि मैं मैट्रिक करने के बाद आजकल तो बच्चे 18 साल के एज के हुए होते हैं। हम तो शुरू में ही 3 साल उनके ऐसे गुजार देते हैं कि 3 साल के बाद बेचारा वो फर्स्ट में आता है। तो जब हमने किया तो हम तो 15-16 साल में आ गए थे मैट्रिक में, वो बेचारे 18 साल में आते हैं। तो इसलिए एक तो ये कि एज वो उनकी काफ़ी होती है और इसलिए वो कर सकते हैं। तो हमने उनके लिए अच्छे कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं। तो हम ज़्यादा चाहते हैं कि ये नौजवान ज़्यादा हमारे पास आएँ। सही, मैट्रिक एफएससी सही। तो ये कोर्सेज करने के बाद बनो काबिल जो प्रोग्राम है ये इस काबिल बना देता है कि ये नौजवान अपने घर में बैठते हैं, काम करते हैं और पैसे जी बिल्कुल कमाते करते हैं। मैं बताया ना कि इस वक्त ऑनलाइन, अब हम तो देखिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जॉब की तरफ मत जाएं, अब अपना बिजनेस शुरू करें, एम्पावरमेंट, क्योंकि दुनिया में जॉब्स वैसे भी कम होती जाएंगी अब आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा लोग अपना बिजनेस की तरफ जाएंगे, सर्विसेज मॉडल के ऊपर जाएंगे। सो हमारा तो माइंडसेट ये है कि हम नौजवानों की तरफ लेके जाएं कि वो अपनी जॉब करें, अपना बिजनेस शुरू करें। और ऐसे हुआ है कि हमारे वो बच्चे जो जॉब के लिए आते हैं उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करते हैं और 8-10 स्टूडेंट्स के साथ बैठ के अपना वो काम कर रहे होते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। अब होता क्या है, जब ये कोर्सेज करने के लिए नौजवान किसी इदारे का इंतखाब करते हैं
तो अच्छी खासी भारी भरकम फीस होती है, 3 माह की, 6 माह की, तो अल खिदमत किस तरह से चार्ज कर रहा है? हम तो फ्री में करवाते हैं, अच्छा, हर नौजवान के लिए? हर नौजवान के लिए फ्री है। इसमें अगर कोई वेल सेटल्ड बंदा भी है, कोई नौजवान जो पे भी कर सकता है, उसको भी फ्री अच्छा, कोर्स? इसमें आपको मैं बताता हूँ, होता ये है कि जो, क्योंकि हमारा, अच्छा एक तो हमारा जो सिस्टम है ना, हमने बहुत एक स्टैंडर्ड तरीका हमने बनाया है। मैं खुद भी एजुकेशनिस्ट हूँ, मैंने यूसीपी में पढ़ाता हूँ, मैंने फास्ट में पढ़ाया है, मेरा अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस है, सो आई अंडरस्टैंड कि नीड क्या है। ग्रेट। अच्छा, अब होता है क्या है कि हमने जो टीचर्स हमारे जो हैं वो प्रोफेशनल टीचर्स नहीं हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं ओके। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस बहुत लोग अच्छा हैं, काम फील्ड में कर बहुत रहे अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनके अपने अदारे होते हैं। अच्छा, जब वो पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, एक तो ये कि हम उन लोगों को लेके आते हैं, तो हमारे इस स्ट्रक्चर, अच्छा फिर हमने क्या किया हुआ है कि हम कोर्स के अंदर क्विज़ेस भी लेते हैं, असाइनमेंट्स भी लेते हैं, उनके मिड टर्म्स होते हैं, फाइनल्स होते हैं, जैसे HEC का एक मॉडल होता है। उसके बाद जो बच्चा 80% जिनकी अटेंडेंस होती है और जो 67% मार्क्स लेते हैं, वो ही पास होते हैं। अच्छा, इस क्राइटेरिया को जब आकर लोग हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने आप ही के पास पढ़ाना है। अच्छा, हमारी लैब्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, हमने बहुत अच्छे लैब्स, AC लगे होते हैं, हमारे पास मल्टीमीडिया चल रहा होता है। एक ये नहीं है कि फ्री है तो हमने कहा है कि चलो वैसे ही बैठा दो, नहीं, हमने बहुत अच्छी स्टैंडर्ड्स की लैब्स है, कभी आप विजिट कीजिएगा तो मैं आप दिखेंगे वहाँ पे आके। रियली अप्रिशिएट। तो जब वो आके देखते हैं तो वो कहते हैं हमने पढ़ाना इधर ही है, लेकिन हम पे करेंगे। जबरदस्त। तो हम कहते हैं कि आप जाएं, बनो अपना अल खिदमत फाउंडेशन के ऑफिस जाएं, जाके और डोनेशन कर दें। सो वो जाके डोनेशन कर देते हैं। जबरदस्त। सो होता है क्या है कि ये दोनों मॉडल चल रहे हैं, लोग आते हैं डोनेशन कर देते हैं। खिदमत का काम भी हो जाता है और हमारा काम साथ भी ही है, हमारा साथ काम भी होगा। नौजवान जो है वो कुछ सीख भी जाते हैं। मैसेज क्या होगा नौजवानों के लिए? मैसेज यही है कि घबराना नहीं है, मुल्क छोड़ना नहीं है, मुल्क नहीं छोड़ना, क्योंकि इस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं है कि पिछले 3 साल में 2.9 मिलियन यूथ ने पाकिस्तान छोड़ा है। ऐसे ही है, बिल्कुल। उनमें से तकरीबन कोई 3-4 लोग तो वो हैं जो कि बहुत ही अच्छे, यानी कि डॉक्टर्स, PhDs, इंजीनियर्स, वो लोग जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, वो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि यहाँ पर उनको वो परेशानी है। सहूलियात नहीं हमें मुल्क को स्टेबल करना पड़ेगा। हमारे नौजवानों में बहुत स्पिरिट है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी चाहता हूँ कि लोगों को चाहिए कि अब इस तरफ आएँ, बनो काबल के प्रोजेक्ट में डोनेट करें। हम चाहते हैं कि देने वाला हाथ अल्लाह ताला ने बेहतर कहा है लेने वाले हाथ से। बेशक। तो हम सारी ज़िंदगी इस कौम को राशन पे ना चलाएं, हम इस कौम को हुनरमंद बनाएं, इस काबिल बनाएं कि वो आगे चलकर वो भी देने वाला हाथ ही हो। तो वो डोनेशन करें इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को इस काबिल बनाएं कि वो मुल्क की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा अदा कर सकें। थैंक यू सो मच। और हम दुआ गो हैं कि इस कार्य खैर में अल्लाह ताला भी आपका मददगार हो और लोग भी जो बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहते हैं इस मकसद में, इस अच्छे मकसद में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच, गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। तमाम लोग प्रोग्राम का ये हिस्सा बहुत गौर से सुने और कॉपी पेंसिल पकड़ लें, लिख लें, क्योंकि इसमें हम तमाम लोगों के लिए रमज़ान से रिलेटेड डाइट प्लान डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो वो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आयशा को कहा है कि रमज़ान में मुझे भी कोई अच्छा सा डाइट प्लान चाहिए, बट उसमें मुश्किल ये हो जाता है कि जब अफ्तार का टाइम होता है और आपके सामने इतनी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं तो फिर आपका हाथ रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने अपनी हेल्थ को देखना है और माशाल्लाह अल्लाह ताला का इतना करम है, इतने अच्छे मौसम में रमज़ान आया है कि आप, गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो खैर से अच्छे रोज़े गुजर जाएंगे। हम कुछ गलतियां कर देते हैं, हम कम भी खा रहे हैं बट ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है। बहुत सारे लोग जो शिकायत ये करते हैं कि सहरी के टाइम कम भी खाएं तो एसिडिटी होती है। अब ये होता है कि हमने जैसे ही सहरी की हम लेट जाते हैं। अब कुछ गलतियां जो हम कर रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वो लोग जो कि वेट कम रखना चाहते हैं उनको सहर अफ्तार में क्या करना है, वो लोग जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, वो लोग जिनका हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, ये तमाम लोग, उनके लिए सहरी का और अफ्तारी का क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्लान होना क्या चाहिए। वेट जो लोग कम करना चाह रहे हैं, जो लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं, बच्चे अगर रोज़ा रख रहे हैं उनके लिए हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आयशा नासिर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोज़ों से पहले मुकम्मल एक रोज़ों का हम प्रोग्राम करने लगे हैं और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी आप पे। आपने बताना है कि हमारा सहरी में
आम लोग, सब लोग क्या खा सकते हैं, बाद में आएंगे पेशेंट्स की तरफ, सब लोग क्या खा सकते हैं? सहरी में पराठा बुरी ऑप्शन नहीं है अगर उसको मॉडरेशन के साथ बनाया जाए, क्योंकि उसके ऊपर जब हम देसी घी या मक्खन लगाते हैं तो वो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, फैट को अब्जॉर्ब होते हुए, हजम होते हुए टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो मैदे के अंदर काफ़ी देर पड़ा रहता है और उसकी वजह से वो हमें स्टाइटी, जिसको हम फीलिंग ऑफ फुलनेस कहते हैं, वो देता है। अब मसला ये है कि हमें पराठा हम इतना घी लगा देते हैं कि वो बाद में हमें ही बदहजमी कर रहा होता है। अब सही तरीका ये है कि 100 से 120 ग्राम का आप पेड़ा लें, अगर मुमकिन हो तो जौ और गंदम को मिक्स कर लें, उसके ऊपर 1 टेबलस्पून देसी घी या मक्खन। अब पेशेंट पूछते हैं कि ये जो देसी घी या मक्खन है ये इसके अंदर लगाएं, ऊपर लगाएं, तवे पे, भाई वो आपकी मर्जी, आपको 1 आयशा, वो मैंने सुना है ऐसे जब तवे पे हम लगाते हैं तो वो नुकसानदेह होता है, ऊपर लगा लें तो वो इतना नुकसानदेह नहीं आप होता। ओवरहीट किसी भी चीज़ को करते हैं ठीक ना है। तो वो नुकसानदेह होता है। अगर आपने एक ही वो तवा लिया हुआ है, उस पर कोई 12-15 पराठे बन रहे हैं और नीचे वो काला होने लग गया तवा, वो नुकसानदेह है। लेकिन अगर आपने बल वाला पराठा बना लिया तो वो नुकसानदेह नहीं है, अगर आपने उसको ओवरहीट नहीं किया, ओवर कुक नहीं किया, जो कि पराठे को हम नहीं करते होते, वो जल जाता है। हाँ, वो तवे को हम उसका ख्याल नहीं रखते, वो काला होने लग जाता है और वही सारा पराठों के ऊपर लग रहा होता है, वो बुरी चीज़ होती है। अब पराठा ले लिया, उसके साथ रात का बचा हुआ कम स्पाइसेस वाला सालन लेना है। आपके खाने में जितना मिर्च मसाला तेज़ है, आपको उतनी प्यास लगने वाली है, इस चीज़ को समझ लेना है और उतनी ही बदहजमी के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। अगर कम मिर्च मसाले वाला सालन नहीं है तो आप 2 अंडों का सब्जियां डालकर अच्छा सा ऑमलेट बना सकते हैं। उबला हुआ अंडा हम लोग खाते हैं तो उससे हमें प्यास ज़रा ज़्यादा लग सकती है या गला खुश्क हो सकता है, तो आप ढेर सारी सब्जियां डालें, इससे फाइबर भी ऐड हो जाएगा और 2 अंडों का ऑमलेट बना लें। वो भी नहीं करना तो कम ऑयल में बने हुए घर के 2 कबाब ले लिया आपने, चाहे वो चिकन के हैं, मटन के हैं, बीफ के हैं, कोई भी कबाब ले लिए, तो पराठा 7 प्रोटीन हो गया। और 1 पाव दही ज़रूर खाएँ आप। जो दूध या दही है, जो डेयरी सेक्शन है, ये आपको हाइड्रेटेड रखता है, इससे आपको प्यास नहीं लगती। अगर आपको लस्सी पीनी है, 1 पाव दही अलाउड है, उसी में से थोड़ी दही की लस्सी बना ली, थोड़ा आपने चम्मच से खा लिया। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, लस्सी में जितनी चीनी या नमक डालेंगे उतना ही बाद में प्यास का आंसर आएगा। देखिए, हम लोग समझते हैं दोनों चीज़ों से, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी आप शुगर डालेंगे, जितना आपकी कैलोरीज ज़्यादा होती है ना, हमें वाटर इनटेक उतना बढ़ाना होता है। जब आपने चीनी डाल दी लस्सी के अंदर तो कैलोरीज बढ़ गई और फिर हमें वाटर इनटेक भी अपना बढ़ाना है और नमक से भी बाद में प्यास लग सकती है, तो बेहतर यह फीकी लस्सी पी लें। लेकिन अगर फीकी नहीं पी जाती तो स्टीविया डाल के मीठा कर लें या बराए नाम नमक आप उसमें डाल सकते हैं। और कुछ लोग जो मेरी तरह के हैं, जिन्हें चाय की आदत है, वो सहरी के साथ चाय भी पी सकते हैं। उसमें दूध ज़रा कम रखें अगर आप वेट कॉन्शियस हैं। अगर आप वेट कॉन्शियस नहीं है तो अपने जैसे आप चाय पीते हैं, आप चाय ले लें, उसमें भी ज़रा चीनी कम रखें, शक्कर का इस्तेमाल कर लें। खाने का टाइम जो है वो गैप कितना होना चाहिए? नमाज के टाइम ना कुछ लोग बिल्कुल एंड टाइम पे उठते हैं, यहाँ से अजान होने वाली होती है और आप उठ के खाना जल्दी खा रहे हैं। अच्छा अना, अगर तो बदहज़मी या एसिडिटी का मसला नहीं है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप बिल्कुल 5-10 मिनट पहले खाएं और तेज़ी खा लें। लेकिन अगर आपको बदहज़मी का मसला है या आपको पहले ही तेज़ाबियत है या मैदे का कोई मसला चल रहा है, तो उसमें प्लीज़ 30 मिनट्स लें और आराम से उसको च्यू करें और फिर खाएं, ताकि डाइजेशन ज़रा ईजी हो सके। जब आप उसको बिल्कुल गल्प करेंगे तो उसकी डाइजेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। आम बंदा जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, अगर वो लेट उठा है तो वो जल्दी खा सकता है, लेकिन जिसको पहली मेडिकल हिस्ट्री, स्पेशली मैदे के मसले हैं, उसको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लेना चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर आप वेट कॉन्शियस भी हैं, आप चाहते हैं आप वेट लॉस करें, तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप 30 मिनट्स निकालें ताकि आपका माइंड रजिस्टर करे कि मैंने सहरी की है। जो लोग तेज़ी खाएंगे ना, अफ्तारी पे उन्हें लगेगा सहरी भी सही नहीं की, हालांकि खाया उतना ही है जितना पहले है, लेकिन उनके दिमाग में होगा हमने तो सहरी भी सही नहीं की, अब हम अफ्तारी ज़रा ज़्यादा कर लें। तो उस आंसर से, उस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने से। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिएगा, जो वेट कॉन्शियस हैं, जिन्होंने वेट कम करना है, उन्होंने पराठा खाना है, उनको आप परमिशन देती हैं पराठा खाने की? हम देते हैं, और उसमें वही 60 से 70 ग्राम का पेड़ा, जहाँ आम बंदे को हमने 100 से 120 ग्राम का पेड़ा का है, आप 60 से 70 ग्राम का पेड़ा लें और उसमें 1 टेबलस्पून की बजाय 1 चाय का चम्मच, 1 टीस्पून ऑयल लगा दें। साथ 2 अंडे की बजाय 1 अंडा ले लिया। दही जो है वो 1 पाव की बजाय 3/4 कप, यानी ऑलमोस्ट 10 टेबलस्पून तक आपने दही ले लिया और कम दूध वाली चाय ले ली। अच्छा, सिर्फ पराठा ही नहीं जो ज़रूरी है कि हमने खाना है, पराठा एक अच्छा ऑप्शन है, दलिया भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। एंड दलिया ज़रा इजी होता है, सुबह उठ के कई घरों में गैस नहीं आ रही होती, वैसे तो रमज़ान में गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि सुबह गैस आ रही हो, लेकिन कई एरियाज हैं जहाँ नहीं आती, बहुत कम होती है। एग्जैक्टली तो उसमें आप ये कर सकते हैं, आप पहले से ही जौ या जई का दलिया पानी में पका कर रख लें। जो वेट कॉन्शियस है वो पानी में पकाए, जिसको वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता वो दूध में पका ले। ठीक है। जिसने पानी में पकाया वो सुबह उठ के उसमें 1 कप दूध डाला, नट्स डाले और चम्मच से खा लिया। अब नट्स जो है वो हेल्दी
फैट हैं। जो पराठे के केस में हमें देसी घी या बटर दे रहा था वो इधर नट्स दे रहे हैं, तो वो आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहेगी। बस चीनी और इसके अंदर नमक ऐड करने से ज़रा गुरेज करें। ठीक है। फीका दलिया खा सकते हैं तो ज़्यादा भी। डायबिटीज़ के पेशेंट उनके लिए सहरी आप क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा, जौ का पराठा बहुत अच्छी ऑप्शन है। गंदम छोड़ दें, जौ का पराठा इसके क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, बस इतना फ़र्क है। और अगर जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी यूरिक एसिड की हिस्ट्री नहीं है तो वो मल्टीग्रेन का पराठा भी ले सकता है। वही 60 से 70 ग्राम का पेड़ा ले लिया, हद 80 ग्राम का पेड़ा ले लिया, उस पर 2 चाय के चम्मच देसी घी या बटर या ऑलिव ऑयल लगा लिया। साथ में जो घर में सालन पका हुआ है, सालन जितना मर्जी ले ले डायबिटिक पेशेंट, उसमें बस आलू, मटर, गाजर, ये 3 चीज़ें ज़रा कम खाएं। और दाल भी, क्योंकि ये भी कार्बोहाइड्रेट्स में आती है, ये भी ज़रा कम खाएं। साथ में आधा पाव से 1 पाव दही ले लिया। अब इट डिपेंड्स कि डायबिटीज़ का क्या सिचुएशन है, कितनी डोजेज जा रही है, सारा कुछ। आधे पाव से 1 पाव दही हो गया, मलाई हटा देनी है दही की, और साथ कम दूध वाली फीकी चाय पी ली। कम दूध वाली और फीकी चाय लेनी है। अच्छा जी, अब हमारे यहाँ ना एक नॉर्मल लोगों को, हर दूसरे बंदे को यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री भी है, उनके लिए आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है वो पराठे को ज़रा अवॉइड करे, लेना भी है तो ऑलिव ऑयल के साथ लेना है। और जो यूरिक एसिड का पेशेंट है वो सहरी में दालों को, मटन और बीफ के कबाब को अवॉइड करेगा। जो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है उसके लिए खुश्क रोटी हो जाए, 1 अंडा पूरा, एग वाइट्स वो जितनी मर्जी ले ले, अंडे की सफ़ेदियाँ जितनी मर्जी, 1 अंडा पूरा वो खा सकता है। या अगर उसने कबाब खाने हैं तो चिकन के कबाब होने चाहिए। जैसे यूरिक एसिड का पेशेंट है वो चिकन के कबाब खा रहा है, उसमें दाल नहीं होनी चाहिए। उसमें बेशक आलू डालना है उसको बाइंड करने के लिए, लेकिन दाल की बजाय जो है वो आलू का इस्तेमाल किया जाए। और साथ में दही, चाहे कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है चाहे यूरिक एसिड का पेशेंट है, इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई नहीं आनी चाहिए। और स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। वो जो पेड़े वाली लस्सी होती है या वो जो बहुत ज़्यादा मलाई डाल के लस्सी या दही दूध का इस्तेमाल किया जाता है, वो उन्होंने नहीं करना। साथ में हैंडफुल ऑफ नट्स ज़रूर लें, क्योंकि वही बात, हमने पराठा तो दिया नहीं, अब इनको फीलिंग ऑफ फुलनेस के लिए नट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नट्स वैसे भी कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और साथ बगैर मलाई के कम दूध वाली चाय ले लें। ठीक हो गया जी। तो सहरी वाला सेगमेंट हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सहरी आपने इस तरह से करनी है, बहुत एहतियात के साथ करनी है। अच्छा, अभी कंप्लीट हुआ एक बहुत अहम क्वेश्चन, क्योंकि मेरे साथ ही होता है, मुझे ना यहाँ से कोई मसला हो रहा होता है, रोज़ा बंद होने वाला है, पानी वाली बॉटल साइड पे है, मैं पानी पी चली जाती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि मुझे ना प्यास ना लगे सारा दिन, तो मैं इतना ज़्यादा फुल हो जाती हूँ कि समटाइम मुझे बड़ी इरिटेशन बाद में होती है कि सारा टाइम आपको उठ के वॉशरूम जाना पड़ रहा होता है। हाइड्रेशन एक स्टेट है, वो 1 घंटे में अचीव नहीं कर लेनी है आपने। हाइड्रेशन अभी से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा पानी की बोतल अपने पास रखें। हाइड्रेशन को आपने अचीव करना है आहिस्ता आहिस्ता। आपने 1 घंटे में 3 ग्लास से ऊपर पानी पी लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, और उसने आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करना, बल्कि वही वॉशरूम के ट्रिप्स आपके बढ़ जाने हैं। इतना पानी बॉडी ने एकदम तो नहीं सारा का सारा आपको हाइड्रेशन कर देनी। अफ्तारी से सहरी तक थोड़ा 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 पानी पिएं। ये जो हम लेफ्ट ओवर्स का बार बार हमें इनसिक्योरिटी हो रही होती है। जब मैं छोटी थी ना, जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में थी, आई रिमेंबर मुझे भी ये होता था, एक तो पानी बहुत ज़्यादा पी लेना है, फिर अफ्तारी के बाद वो थॉट्स ही आते रहने हैं, फ्राइज़ बचे हुए हैं, दही भल्ले बचे हुए हैं, चना चाट बची हुई है, पुलाव बचा हुआ है, वही थॉट्स, वो मुसलसल खाना खाए जाना, उससे निकल आए। आपने अफ्तारी पे जितना खाना खाएं, अफ्तारी से सहरी तक पानी पीते जाएं, हाइड्रेशन करें। वो है हाइड्रेशन का टाइम। 1 घंटे में 3 ग्लास से ऊपर पानी आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। ठीक हो गया। तो वो बस ना आपको यहाँ पे मसला होता है जो आप कहते हैं अच्छा रोज़ा बंद होने वाला है तो ज़्यादा पानी पी लो, ये बिल्कुल आपने नहीं करना। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। सहरी के बाद अब वक्त हो रहा है जी अफ्तारी का। तो अफ्तारी में सब लोग, फिर आएंगे हम डिफरेंट कैटेगरीज की तरफ, सब लोग अफ्तार हमारा होना कैसा चाहिए आयशा? दस्तरखान तो बहुत बड़ा होता है, एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है शायद लाहौरियों का कुछ ज़्यादा ही बड़ा दस्तरखान होता है, जिसपे नॉर्मली क्या होता है, पकौड़े, समोसे, दही भल्ले, फ्रूट चाट, दूध कुछ लोग रख लेते हैं, कुछ लोग शरबत ऐड कर लेते हैं, तो कचौरी मिस कर दी। हाँ, कचौड़ी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बता दें फिर, ये ठीक है? अच्छा, अब ये है कि देखिए, रमज़ान का हम सबको एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि जब मैं पेशेंट से कहती हूँ सादा रहना है तो वो कहते हैं नहीं, रमज़ान का एहतमाम तो करना है। चले जी, हमने रमज़ान का एहतमाम करना है तो मैं आपको हेल्दी तरीके बता देती हूँ, यही सारा कुछ खाने का, और मॉडरेशन इज़ द की। सब कुछ खाएं थोड़ा थोड़ा, ये नहीं 4 समोसे भी रख लिए, 4 रोल भी रख लिए, कचौरी,
दिन में एक फ्राइड आइटम कर लें। हाँ। और उसका तरीका मैं आपको समझा देती हूँ। रोज़ा आपने खोलना है 1 से 2 खजूरों के साथ। अब जो ड्रिंक है उसमें आपने वो ड्रिंक चूज़ करनी है जिसमें लोएस्ट कैलोरीज है। जैसे शुगर फ्री हमारे पास लाल शरबत आ जाता है, लाल शरबत हो गया या येलो वाला शरबत हो गया, ऑरेंज वाला हो गया, सब में आप शुगर फ्री ऑप्शन जो डायबिटिक पेशेंट के लिए अवेलेबल है। कई पेशेंट्स आगे से कहते हैं इसमें तो आम शरबत से भी ज़्यादा शुगर होती है, ये बिल्कुल गलत है। वो शुगर के पेशेंट के लिए बनाया गया है, अगर उसमें आम शरबत से भी ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो शुगर का पेशेंट तो बीमार हो Obviously, जाएगा। हाँ। तो आपने डायरेक्ट वो पानी में डाल के ले लेना है, या आप नींबू पानी, स्टिविया, कैंडल, सुक्राल डाल के ले सकते हैं, या आप मिंट मार्गरीटा बना सकते हैं। अब स्पार्कलिंग वाटर इजीली मार्केट में अवेलेबल है, उसके साथ बना लें। नहीं तो इतना सा सोडा डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। जो लोग दूध सोडा पसंद करते हैं, अब देखिए अव्वल तो दूध सोडा के बजाय ये लेमनेड वगैरह ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अगर आपने पीना ही है तो आप इतना ग्लास दूध का लें, ऊपर इतना सा सोडा डालें, वो भी डाइट वाला डालें, ताकि कम से कम वो जो इतनी ज़्यादा शुगर है वो स्पाइक ना आए आपका। इसके साथ आप फ्रूट बॉल खाएं, आपको जितना फ्रूट खाना है खाएं, लेकिन आपने एहतियात किस चीज़ की करनी है, उसके ऊपर कोई जूस नहीं डालना, उसके ऊपर कोई क्रीम नहीं डालनी, उसके ऊपर चीनी नहीं डालनी। हाँ, थोड़ा सा चाट मसाला, नींबू डाल के आपने फ्रूट बॉल जितना खाना है आप खाएं। चना चाट या दही भल्ले में से एक चीज़ बनाया करें घर में, क्योंकि दोनों में आलू डलते हैं, तो एक चीज़ बना ली। एंड उसमें सब्जियां ज़्यादा रखें, जैसे दही भल्ले बनाए उसमें सब्जियां, क्योंकि रमज़ान में हम सब्जियां कहाँ खाते हैं, हम कहाँ सैलड खा रहे होते ऐसे हैं। ही है। तो उसको आप ये समझे कि हम सैलड खाने का एक बहाना निकाल रहे हैं। जितना आप क्वांटिटी ले रहे हैं उसमें वेजिटेबल ज़्यादा हों, फुल्कियाँ ज़रा थोड़ी सी कम, और उसमें दही भल्लों में चने ज़रा ऐड कर दें, क्योंकि फुल्कियाँ फ्राइड आइटम है तो उस तरह वो उससे निकल आएंगे। चना चाट अगर आपने बनानी है उसमें भी वेजिटेबल्स ढेर सारी, आलू ज़रा कम रखें, स्पाइसेस उसमें कम रखें। ये हो गया इफ्तार का एक सेक्शन। अब आते हैं मुझे टिपिकल फ्राइड आइटम्स हैं उनकी तरफ। अना जितना बेसन ज़्यादा होगा ना, पकौड़ा उतना ऑयल एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा। तो आपने करना क्या है, बेसन की अमाउंट भी कम से कम कर देनी है। अनियन की यू गोल रिंग्स निकालें, साबुत प्याज के अंदर से उसके रिंग्स निकालें, बेसन में बराए नाम डिप किया, और जितने ऑयल में अंडा बनता है उतने ऑयल में पका लिया आपने। अच्छा। बजाय डीप फ्राई करें, बहुत ज़्यादा बेसन लगाएं, असल में तो वो आपने अपना एक जायका ही लेना है ना। तो अनियन के 3 से 4 रिंग्स ले लिया आपने, ये नहीं तो बैंगन को गोल काटे जैसे हम गोल आलू काटते हैं, बैंगन गोल काटा, बराए नाम बेसन में डिप किया, जितने ऑयल में अंडा बनता है उतने ऑयल में पका लिया। अब जैसे आप अनियन ही चॉप कर लेंगे या बैंगन ही चॉप कर लेंगे तो इतना ज़्यादा बेसन आपको निकालना Obviously, पड़ेगा। हाँ। उस बेसन ने उतना ही ऑयल एब्जॉर्ब करना है। सब्जी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती, सब्जी पानी छोड़ देती है, जिसकी वजह से जितना वो ऑयल एब्जॉर्ब करेगी उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो अनियन के या बैंगन के या पालक का पूरा पत्ता बेसन में डिप करना है, चॉप नहीं करना उसको भी। इसी तरह कद्दू को फिंगर फिश कह रही, फिंगर फ्राइज की तरह काट लें, उसको बेसन में डिप करके वो बना लिया आपने। तो सब्जी के माँ सवाए आलू के सब्जी के पकौड़े होने चाहिए आपके। 3 से 4 पकौड़े ले लिए, या मिनी रोल या समोसे ले लिए। अब मिनी रोल या समोसों की भी वही टेक्निक है कि इनमें जितना चिकन ज़्यादा होगा ना, ये उतना ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसमें सब्जियां ज़्यादा रखें और चिकन बस बराए नाम हो। फिर नॉन स्टिक पैन में दोनों तरफ से पका लें। अगर आपको बेक करना आता है रोल या समोसे तो वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। अगर आपके घर में एयर फ्रायर है तो वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। एयर फ्रायर का मैं एक ट्रिक बता दूँ, पहले ब्रश सिंग पे ऑयल लगाना होता है। अगर आप बिल्कुल ही डायरेक्ट ही रोल या समोसे एयर फ्राई में रख देंगे तो वो बिल्कुल ही पत्थर की तरह के बनेंगे, वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, वो पत्थर ही बन जाएंगे। तो आपने हल्का सा ऑयल ब्रश करके इनको एयर फ्राई कर लिया। एक दिन में एक फ्राइड आइटम रखें। और ये जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं जैसे कचौरी, जैसे लोग चिकन की पैटीज़ खा रहे होते हैं या बाहर से जो चीज़ें लेकर आते हैं वो ना लेकर आएँ, घर पे ही हेल्दी तरीके से ये चीज़ें बना लें। और इसके बाद अगर आप डिनर करना चाहते हैं तो डिनर को ज़रा सादा कर लें। मतलब अफ्तारी आपने लेविश कर ली, उसमें फ्रूट्स ले लिए, एक अच्छी ड्रिंक ले ली, दही भल्ले चना चाट ले लिया, फ्राइड आइटम ले लिए। नमाज के बाद जो डिनर करें उसको थोड़ा सा सादा रख लें। रोटी चावल जो हमारे घरों में बनता है वो खाएँ, बजाय इसके कि उसमें भी आपने निहारी तो पाए या बाहर जाके बफे करना है। ये तमाम चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। अच्छा जी, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको अफ्तार में क्या लेना है, डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या लेना है, और आगे फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद है। डायबिटीज़ के पेशेंट ने अफ्तार में क्या खाना है? आयशा, फ्रूट्स या फ्रूट चाट बिल्कुल नहीं ले सकते? ले सकते हैं, क्यों नहीं ले अच्छा। सकते। 200 to 250 ग्राम्स फ्रूट ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट की अगर शुगर बहुत ज़्यादा हाई जा रही है तो उसने केला, आम, अंगूर 3 फल नहीं खाने। ठीक है। लेकिन अगर शुगर मैनेज्ड है तो आप ये सारा कुछ भी खा सकते हैं। खाना 200 to 250 ग्राम है।
फ्रूट चाट के ऊपर चीनी नहीं होनी चाहिए। मसला वहीं पे आता है, एक तो चीनी नहीं होनी चाहिए, दूसरा फ्रूट्स उसके ऊपर कुछ लोग कॉकटेल बना के वो डाल देते हैं। हाँ। फिर तीसरा ऑरेंज स्क्वीज कर दिया। भाई इस तरह जूसेस नहीं होने चाहिए उसके ऊपर। सादा कटा हुआ फल डेफिनेटली ले सकता है डायबिटिक पेशेंट, बल्कि उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि उनके मीठे की क्रेविंग को भी फ्रूट चाट सप्रेस कर देगी। लेकिन अगेन जैसे बताया कि अनहेल्दी ना कर ले उसको, हेल्दी तरीके से। एंड पूरा बॉल नहीं, जैसे मैंने पहले जब कहा है कि फ्रूट बॉल आप पूरा ले लें, तो बॉल कोई यूनिट नहीं है। इट मीन्स आप जितना मर्जी ले लें, चाहे ज़्यादा ले लें चाहे कम ले लें, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उससे 200 to 250 ग्राम्स में रखना है। फ्राइड चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी। फ्राइड चीज़ें जैसे मैंने अभी हेल्दी तरीका बताया उस तरह से ली जा सकती है। या फ्राइड चीज़ों के ऊपर अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कचौरी, कचौरी के ऊपर इतनी लेयर कार्बोहाइड्रेट की, मैदे की है, उन चीज़ों को आपने इज्तनाब करना है। बाहर का जो समोसा है, जो हम घर पे समोसा बनाते हैं ना, बहुत पतली लेयर होती है मैदे की। कई पेशेंट्स कहते हैं कि आप जो हेल्दी तरीके से समोसा बता रही हैं उसके ऊपर मैदा तो वही लगना है, भाई बहुत ही पतली लेयर होती है। आप एक से दो मिनी समोसे ले लेते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप बाहर से डीप फ्राइड समोसा लेकर आते हैं उस पर इतनी मोटी लेयर होती है, उसको आपने अवॉइड करना है। साइज भी बड़ा होता है। एग्जैक्टली। और अगर आप दही भल्ले वगैरह ले रहे हैं तो उसमें फुल्कियों की मिकदार कम और चनों की मिकदार ज़्यादा रख लें, उसमें आलू ना डालें। चना चाट ले रहे हैं तो उसमें भी आलू ना डालें और दही भी ना डालें, खट्टे में बना लें चना चाट। एंड अगेन उसमें जो लोग मीठी चटनी ऐड कर देते हैं उसको भी अवॉइड कर लें ज़रा। फ्राइड आइटम्स में जो फ्राइज़ वगैरह हैं जिसमें आलू डला हुआ है, या जो जैसे आलू के पकौड़े वगैरह हो गए, उसको अवॉइड करें। सब्जी के पकौड़े डेफिनेटली खा सकता है डायबिटिक पेशेंट। ठीक हो गया। इसके बाद यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट, क्योंकि अब अफ्तार में नॉर्मली मैं हर घर में देखती हूँ कि फ्राइड चीज़ें तो पड़ी होती हैं, तो आपने क्या खाना है? अच्छा, अगर हम कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट की बात करें, वो एयर फ्राई में सब कुछ बनाकर खा सकते हैं। एयर फ्राई में कम से कम ऑयल डालना है आपने। अगर एयर फ्राई नहीं करना आपने तो आप इन्हीं चीज़ों को बेक कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को आप ग्रिल कर सकते हैं। बेक हुए हुए पकौड़े भी बन जाते हैं, बेक हुए हुए समोसे भी बन जाते हैं। आपको ट्रिक सीखना है, आप इजीली सीख सकते हैं। ये एक स्किल है जो आप डेवलप कर लें, पूरी उम्र आपका साथ ही देने वाला है। जहाँ तक यूरिक एसिड के पेशेंट की बात है, तो पकौड़ों में दाल है। पकौड़े बेसिकली उसकी बेसी दाल है ना, बेसन आया ही दाल से है। अब उन्होंने उन चीज़ों की बहुत एहतियात करनी है। हद एक पकौड़ा, चाहे वो सब्जी का है चाहे वो आलू का है, लेकिन है तो एट द एंड वो बेसन ही। उसकी जो हम बहुत ही थिन कोटिंग कर रहे हैं, कर तो वो दाल की रहे हैं। तो दही भल्ले, चना चाट और पकौड़े, तीन चीज़ें उन्होंने कम से कम ही रखनी है। उसको वो चीट मील कंसिडर करें कि हफ्ते में एक आधी दफ़ा खा लिया, बस कभी कभार खा लिया, वरना हो सके तो यूरिक एसिड के पेशेंट्स ने इन सबको अवॉइड करना है। इन सबको अवॉइड करना है। अच्छा जी, दूध या दूध सोडा या मीठे में अगर कोई ले रहे हैं लाल शरबत वगैरह, वो ले सकते हैं? अच्छा, जैसे मैंने कहा, ये जो लाल शरबत हो गया, ऑरेंज शरबत हो गया, जितने शरबत हैं शुगर फ्री आ गए हुए हैं मार्केट में, शुगर फ्री आप ले सकते हैं। शुगर फ्री का ना एक आफ्टर टेस्ट हर एक को पसंद नहीं आता, तो उसमें थोड़ा नींबू बेशक आप स्क्वीज कर दें, लेकिन इतनी शुगर लेने से बेहतर आप शुगर फ्री पे स्विच कर दें। अगेन ये गलत है कि शुगर फ्री में तो शुगर वाले से भी ज़्यादा कैलोरीज या शुगर से भी ज़्यादा शुगर वाले से भी ज़्यादा शुगर होती है। ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। दूध सोडे का तरीका जैसे मैंने बताया, दूध ज़्यादा, इतना दूध हो, एंड पे इतना सा डाइट सोडा डाल लें, बस जायका ही बदलना है ना, इतना सा डाइट सोडा डाल लें। आप पेशेंट्स क्या करते हैं, उसमें चीनी का 1 चम्मच भी डाल देते हैं, वो नहीं करना आपने। चीनी ना डालें, डाइट सोडा बेशक इतने की बजाय थोड़ा इतना कर लें, लेकिन उसमें चीनी ऐड ना करें। मिंट मार्गरीटा स्टिविया के साथ बहुत अच्छी ऑप्शन है। अभी ब्रेक में मुझसे पूछा जा रहा था कि क्या स्टिविया ठीक होता है? बिल्कुल ठीक होता है। स्टिविया एक पौधा है जो जायके में मीठा होता है। और अगला सवाल ये पेशेंट करते हैं कि हम कितना स्टिविया ले लें? बिल्कुल भाई पौधा ही है, जितना मर्जी खा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप 4 गोलियां डालें, 5 डालें, डजंट मैटर एट ऑल। उसमें कोई कैलोरीज नहीं है, तो आप जितना मर्जी स्टिविया डाल के, जितना मर्जी मिंट मार्गरीटा या लेमन वाटर या इवन मीठी लस्सी भी ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ष नहीं। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अफ्तार में जो मर्जी खा लें, खाना रात का जब तक ना खाएं तब तक वो ना उन्हें सुकून नहीं आता। और कुछ लोग कहते हैं कि जी अच्छा, ये अफ्तार में ये सब चीज़ें स्किप करो, एकदम खाना ही खा लो बस। दोनों प्रैक्टिस कैसी? दोनों अप्रोच बिल्कुल ठीक है और सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि हर एक का केस डिफरेंट है, हर एक अपने कुछ सर्टन पैटर्न्स के साथ कंफर्टेबल होता है। इस चीज़ में कोई हर्ज नहीं है कि आप पहले अफ्तारी करें, लाइट अफ्तारी करें, नमाज पढ़ के डिनर कर लें। कुछ मेरे जैसे होते हैं जिन्होंने अफ्तार करते साथ ही ऑफिस भागना है, जो इतनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते किसी भी वजह से। जैसे बाहर के जो पेशेंट्स होते हैं वो इतनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, अच्छी बात है। खजूरों से रोज़ा खोला, साथ में अपनी लेमनेड वगैरह ली और साथ में डायरेक्ट डिनर कर लिया। ना आपको टेंशन है अफ्तार बनाने की, और घर की खवातीन भी ज़रा थोड़ा रिलैक्स फील कर लेते अना मेरे पास आके ना खवातीन रोती हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ कि रमज़ान आता है ना, हमारे ससुराल है कोई 15-20 लोगों का, हमें रमज़ान से पहले टेंशन शुरू हो जाती है। देखिए एक मुबारक महीना है,
इतना तो घर की खवातीन को ना तंग करें कि किसी के ये पकौड़े बन रहे हैं, किसी के दही भल्ले, किसी की कुछ, इतना ना तंग करें कि वो रोने पे ही आ जाए रमज़ान के नाम पे। ऐसे नहीं होना चाहिए घरों में। अगर आपकी खवातीन इसी में कंफर्टेबल हैं कि भाई मैंने एक ही खाना बना देना, इसी से खोल लेना रोज़ा, खोल लो, कोई बात नहीं। सही। शेक्स वगैरह बना सकते हैं अफ्तार में? अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो डेफिनेटली बना सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो फिर आपने 1 गिलास पीना है। अगर आपको वेट का कोई मसला नहीं है तो आप डेफिनेटली स्टीविया के साथ या शहद के साथ मिल्क शेक बना के ले सकते हैं। एक और चीज़, जो खजूर आपने जैसे रोज़ा खोलना है, वही अगर आप अपने मिल्क शेक में डाल देते हैं तो आप उसी मिल्क शेक के साथ भी रोज़ा खोल सकते हैं। तो मिल्क शेक पीने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, आपको डायबिटिक या वेट से रिलेटेड कोई मसले नहीं होने चाहिए। अब कुछ लोगों की अप्रोच ये है जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, रोज़ा खुला, डायरेक्ट पानी बहुत ज़्यादा पी लिया, फिर थोड़ा सा वेट करके वो कुछ खाते हैं, गर्म पानी पी लिया कि वेट इससे लॉस हुआ, और डायरेक्ट रोज़ा खुलते ही कोई कहवा वगैरह ले लिया कि शायद इससे हमारा वेट लॉस, चिया सीड ले लिए। मतलब ये तमाम प्रैक्टिस ऐसी हैं कि आपका वेट कम हो जाता है। रोज़ों में ना अना, मैं हर साल अपने पेशेंट से कहती हूँ, इस पर एक फतवा है कि रोज़ा इस नीयत से रखा जाए ना कि आपने वेट लॉस करना है तो रोज़ा मकरू है। तो रोज़े पे ध्यान देना है, वेट लॉस पे इतना ध्यान नहीं देना कि आप गर्म पानी से रोज़ा खोल रहे हैं, आप कहवे पी रहे हैं, उसके बाद कोई इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने जो खाना है आप खाएं, आप कैलोरी डेफिसिट में रह के खाएं ना। आपने रोज़ा खोलते ही गर्म पानी पी लिया, उसके बाद आपने अफ्तारी में कैलोरी डेफिसिट का ख्याल नहीं रखा, तो वेट लॉस नहीं होने वाला आपका। रोज़ा खोलें, ठंडे पानी से खोलें, गर्म पानी से खोलें, इससे वेट लॉस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गर्म पानी वेट लॉस में हेल्प तब करता है अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं या आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है। अगर आपको गैस्ट्रिक इशू या कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो गर्म पानी ने वेट लॉस में कोई हेल्प नहीं करनी है आपको ठंडा पानी पीना है, आप पी सकते हैं। खजूरें खानी है, आप खा सकते हैं, उल्टा ये मीठे की क्रेविंग को रोक के रखेंगी। अच्छा, जिनको आपने कहा कॉन्स्टिपेशन का इशू है, गैस्ट्रिक इशू, वो गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? वो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, उनके जो डाइजेशन है इससे बेहतर होगी। और उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है, क्योंकि जब डाइजेशन बेहतर होती है, कॉन्स्टिपेशन बेहतर होती है, तो फिर वेट लॉस ज़्यादा आसानी से हो जाता है, ईजिली हो जाता है। तो वो लोग करें। ठीक है। डायबिटीज़ के पेशेंट खजूर खा सकते हैं? 1 से 2 खा सकते हैं। खजूरों में नॉर्मली मैं देखती हूँ बलाई और बादाम वगैरह फिलिंग खजूरों की कर ली जाती है, और वो फिर अगर 4-5 खा लें तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो 1 से 2 बहुत है। ठीक है। जो इवन वेट लॉस के पेशेंट्स हैं वो भी पूछ रहे हैं कि 1 से 2 खा लें, 1 से 2 बहुत है भाई। ठीक हो गया। इसके साथ साथ अब कुछ लोगों का ना कॉन्सेप्ट ये होता है कि गैप दे के चाहे ज़्यादा खाते जाएं। मतलब जो आपने बताया कि अगर आपने चीज़ें रख दी हैं अब अवतार में, तो हम ठहर ठहर के खा लेंगे, चल फिर लेंगे तो शायद वो इतना असर नहीं होगा। अब कुछ लोग तो जाग रहे होते हैं सहरी तक और मुसलसल खाते चले जा रहे होते हैं। प्रैक्टिस ठीक है? अना, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ याद करती हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ था, ना वेट बढ़ा था, सारा कुछ खाया पिया था। लेकिन अगर मैं अब सोचूं कि मेरी अम्मा उस उम्र में वो ये नहीं करती होती थी। एक सर्टेन एज तक बगैर किसी मेडिकल हिस्ट्री के आप बार बार खा लेते हो, लेकिन घर का बना और हेल्दी फूड खा रहे हो तो कोई हर्ज नहीं है। एंड वक्फा ले लेके भी खा सकते हो। हम जी अफ्तारी के टाइम वो एक शो आता होता था, वो बैठते बैठते सारा कुछ ही खा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ तक या बगैर मेडिकल हिस्ट्री एक सर्टन एज तक ठीक है। एक सर्टन एज के बाद हमारी उम्रों में आके अगर बार बार खाते रहोगे तो मैदे के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के। एंड ये वाली प्रैक्टिस भी गलत है कि हमने जो खाया थोड़ी वॉक की, उसके बाद आके दोबारा खा लिया। एक दफ़ा बैठ के अच्छे से खा लें आपने जितना खाना है, उसके बाद अगले दिन सैरी करें। हाँ, बीच में कोई 12-1 बजे अगर आप जाग रहे हैं तो आप डेफिनेटली स्नैक ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये भी है ना, थोड़ा सा ना सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों को जल्दी जल्दी भूख लग जाती है। अगर आपको लग रही है और आप हेल्दी चीज़ खा रहे हैं और आपको मैदे का भी कोई मसला नहीं, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार खा रहे हैं और आपको एसिडिटी भी हो रही है, तेजाबियत भी हो रही है, मसले भी आ रहे हैं, तो फिर आपको बार बार नहीं खाना चाहिए। स्टमक का जिनको इशू है, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा बर्ब्स आते हैं ना बार बार, और आपको खाना भी डाइजेस्ट अच्छे तरीके से नहीं होता, उनको क्या करना है? फ्राई चीज़ें नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा जिस तरह हम वो बना लेते हैं दही बड़े वगैरह, उस पर हम ऊपर बहुत ज़्यादा मसाला डाल लेते हैं, ये चीज़ें प्रॉब्लम करती, क्या करना है उनको? सबसे पहले तो आपने ये करना है कि वो जो खजूरें आपने खानी है ना, उनको आप पानी में सोख करके रख दें कोई 3 से 4 घंटे के लिए। आपने पहले वो खजूरें खानी है, उसके ऊपर से वो पानी पी लेना है। प्लस आप जो भी ड्रिंक ले रहे हैं, जो भी हमने इतने ड्रिंक्स के ऑप्शन डिस्कस किए हैं, उसमें 1 to 2 टीस्पून, नॉट टेबल स्पून, 1 to 2 टीस्पून चिया सीड्स या तुखमलंगा ज़रूर ऐड कर दें। उससे आपको ये जो एसिडिटी है इसमें बड़ी मदद मिलेगी। फिर फ्राइड आइटम, चाहे वो सब्ज़ी वाले हैं चाहे वो हेल्दी हैं, उनको आपने कम से कम ही रखना है।
रोटी चावल और कम मिर्च मसालों वाला सालन आपकी प्रेफर्ड ऑप्शन होना चाहिए। साथ में दही ज़रूर लेना है। दही एसिडिटी में बहुत हेल्प करता है क्योंकि ये गट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको दही नहीं पसंद तो आप बेशक थोड़े दही भल्ले ले लें, लेकिन उसमें मिर्च मसाला, पापड़ी, मीठी चटनी ये चीज़ें कम रखें। फुल्कियाँ ज़रा आप कम रखें, थोड़े चने ऐड करके दही भल्ले ले लिए। और फिर आपने बार बार नहीं खाना, कोई 2 से 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे तो आपने वक्फा देना है। खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉक नहीं करनी, कोई 1 घंटे बाद हल्की फुल्की वॉक करके अगर आपने अगला मील लेना है आप उसके बाद लेंगे। प्लस जितने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाले फूड हैं, जितने बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। घर का खाना भी अगर आपका बिरयानी पक गई है और उसमें बहुत मसाले हैं तो आपने वो भी फिर डेफिनेटली अवॉइड करना है। सहरी से बिल्कुल पहले आपने 1 से 2 खाने के चम्मच इसबगोल पानी में घोल कर सहरी शुरू करने से पहले वो पी लेना है। एंड एसिडिटी के पेशेंट ने मेक श्योर करना है कि उनकी सहरी में योगर्ट ज़रूर हो, इससे एसिडिटी बड़ी कंट्रोल में रहती है। सही। सो पानी की मिकदार आपकी अफ्तार से सहर तक के दरमियान कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितना पानी पीना 6 चाहिए? गिलास कम से कम आपका अफ्तारी का ड्रिंक मिलाकर। 4 से 5 गिलास तो हम अफ्तारी में पी जाते हैं ना खैर से, लेकिन अफ्तारी से सहरी के दरमियान कम से कम जो इंटेक है वो 6 गिलास का होना चाहिए। अगर आप आइडियल इंटेक की बात करते हैं तो हमें पता है 8 गिलास हमें पानी दिन में पीना ही है, तो 8 गिलास अफ्तारी से सहरी के दरमियान में थोड़ा थोड़ा करके पी लेंगे तो ये आइडियल है। वरना इस मौसम में चूँकि इस दफ़ा रोज़े भी ज़रा ठंडे आ रहे हैं, 6 गिलास तक भी हो जाए तो दैट इज़ फाइन। ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच आयशा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोगों के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको सहरी में अफ्तारी में क्या खाना है बहुत अच्छे तरीके से हमने बता दिया। अगर आप कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, आपको क्या खाना है वो भी हमने बता दिया। नॉर्मल, आप बिल्कुल भी नॉर्मल अगर सहरी और अफ्तारी कर रहे हैं, तमाम हेल्दी अफराद, उनको क्या करना है, कम खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, वक्फे वक्फे से खाएं, तो आप अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हजम भी कर लेंगे, बीमार भी नहीं होंगे। और हमारा दीन कहता है कि इत्तेदाल के साथ भूख रख के जब खाएंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बहुत अहम मैसेज है उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़िंदगी भर की माजूरी से महफूज रह सकें। पोलियो के 2 खतरे आपके बच्चे को ज़िंदगी भर की माजूरी से महफूज रखेंगे। याद रहे कि ये वो बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, और अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं, वो टीम जो कि आपके घर आती है, आपके दरवाजे पर आती है, आप अपने बच्चे को अगर पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हैं तो ज़िंदगी भर की माजूरी जिसका कोई इलाज नहीं होगा आपके बच्चे के साथ चल सकती है। तो आप पोलियो टीमों के साथ ताउन कीजिए, 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि आपके बच्चे सेहतमंद और महफूज ज़िंदगी गुजार सकें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।